हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। इसी का दूसरा नाम होता है मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ट्रेड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। ये MCQ क्वेश्चंस टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ट्रेड से रिलेटेड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चाहे आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी एंट्रेंस एग्जाम या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, MCQ क्वेश्चन सोल्व करने का मेन उद्देश्य यह होता है कि आपको यह आइडिया लग सके कि एग्जाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके अकॉर्डिंग आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी पोस्ट के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये MCQ क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने किसी भी फर्म या किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाएंगे तब इंटरव्यूअर आपसे इस ट्रेड से रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा, तो ये MCQ क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू देने में काफ़ी मदद करेंगे। और साथियों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। इस सीरीज़ को हम 4 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, जो कि आज का हमारा दूसरा पार्ट है। और अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फोल्डर में जाकर आप इस ट्रेड की सभी वीडियो को वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स इज कॉल्ड द यूनिवर्सल गेट। निम्नलिखित में से कौन सा गेट यूनिवर्सल गेट कहलाता है। तो 2 यूनिवर्सल गेट होते हैं, एक होता है हमारा नैंड गेट, एक होता है नोर गेट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 3 नोर गेट। जो दूसरा गेट होता है वो हमारा नैंड गेट होता है, एक होता है हमारा नोर गेट। तो ये जो 2 होते हैं ये होते हैं हमारे यूनिवर्सल गेट्स। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ दीज डिवाइसेस डज नॉट हैव ए गेट टर्मिनल। इनमें से कौन से उपकरण में गेट टर्मिनल नहीं होते हैं। तो ये होता है हमारा डायक। तो डायोड क्या होता है कि इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। तो डायोड फॉर द अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंदर कोई टर्मिनल या गेट टर्मिनल नहीं होते हैं, मतलब ये इन गेट से नहीं बना हुआ, जैसे एंड और एंड नैंड नोर, जो इस तरीके से जो नोट गेट है इनसे ये नहीं बना हुआ है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन 2 DIAC। DIAC स्टैंड फॉर डायोड फॉर द अल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट ए बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। निम्नलिखित में से कौन सी मूल विद्युत मात्रा नहीं है। तो ये होती है हमारी फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या है कि एक हमारी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी नहीं है, जैसे रेजिस्टेंस है, कंडक्टेंस है, इंडक्टेंस है। तो ये सभी हमारी क्या है कि इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ है। लेकिन फ्लक्स एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फ्लक्स इस काम में आती है, जैसे भी जितनी भी कंटामिनेशन, जैसे वेल्डिंग के ऊपर देखा होगा कि फ्लक्स यूज करते हैं हम। तो वेल्डिंग बीड के ऊपर जितनी भी कंटामिनेशन गैसेज होती है जो भी एनवायरनमेंट में होती है, उससे प्रोटेक्शन के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्लक्स एक तरीके से कह सकते हो कि आप कोटिंग होती है, तो कि जो जितनी भी कंटामिनेशन या जो शायद दूषित जो गैसें होती है वातावरण के अंदर उनसे हमारा बचाव करती है। तो ये एक हमारी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फ्लोइंग इज ए टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। इनमें से कौन सा प्रतिरोध का एक प्रकार है। तो प्रतिरोध का एक जो प्रकार होता है या रेजिस्टेंस का एक टाइप है वो है हमारा इंडक्टेंस या फिर अधिप्रस्थापन। तो टाइप ऑफ द रेजिस्टेंस इज ए इंडक्टेंस। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। साथियों, आप जब भी क्वेश्चन को देखते हो तो पहले वीडियो को पॉज कर खुद से क्वेश्चन को पढ़कर और सभी ऑप्शनों को भी रीड आउट किया करो, क्योंकि बाकी राइट आंसर मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो उससे आपकी जो जिज्ञासा है वो ख़त्म हो जाएगी, ये राइट आंसर क्यों है, बाकी रॉन्ग क्यों है, और इससे आपकी नॉलेज भी इम्प्रूव होगी अगर आप सभी ऑप्शनों को एलिमिनेट करते हैं। और क्योंकि आंसर उनका एक हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तो आप अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन उसको देख सकते हैं। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन गलत लगता है तो मुझे कमेंट करके या मेरी मेल ID से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप गूगल की हेल्प ले सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फ्लोइंग सर्किट एलिमेंट डज नॉट शो द रिएक्टेंस। निम्नलिखित सर्किट तत्वों में से कौन सा प्रतिक्रिया नहीं दिखाता है। तो ये होता है हमारा रजिस्टर। तो रजिस्टर्स क्या होता है कि जो एक कह सकते हैं जो आइडियल रजिस्टर होता है हैज़ ए जीरो रिएक्टेंस। तो आइडियल रजिस्टर का एक जो वैल्यू होती है वो जीरो रिएक्टेंस होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इट विल डज नॉट शो एनी रिएक्टेंस। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट रजिस्टर्स। तो आइडियल रजिस्टर्स हैव ए जीरो रिएक्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फ्लोइंग क्वांटिटी इज मेजर इन ओम्स। निम्नलिखित मात्रा में से कौन सी ओम्स में मापी जाती है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं जैसे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है, ओम्स होती है। तो रेजिस्टेंस को हम किस में मापते हैं, हम मापते हैं ओम्स में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। तो ओम्स इज द क्वांटिटी दैट इज मेजर इन द सो रेजिस्टेंस इज द क्वांटिटी दैट इज मेजर इन ओम्स। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ करंट इज प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई। निम्नलिखित प्रकार के करंट में कौन सा बिजली का जो मुख्य आपूर्ति एक तरीके से कह सकते हैं मौजूदा होता है या प्रेजेंट होता है। जो भी हमारी जो घर में जो लाइट आ रही है, इलेक्ट्रिक सप्लाई आ रही है, तो उसमें कौन सी वोल्टेज होती है, वो होती है हमारी अल्टरनेटिंग करंट या फिर एसी वोल्टेज। जो हमें बैटरी से प्राप्त होती है वो होती है हमारी डीसी वोल्टेज। तो एक तरीके से जो एसी को डीसी में जो कन्वर्ट करता है वो करता है हमारा रेक्टिफायर। तो जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा घरों में जो मेन सप्लाई है या इलेक्ट्रिक की जो मेन सप्लाई आ रही है उसमें जो करंट प्रेजेंट होता है वो करंट होता है हमारा एसी या फिर अल्टरनेटिंग करंट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फ्लोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू कन्वर्ट द अल्टरनेटिंग वोल्टेज टू द डायरेक्ट वोल्टेज। निम्नलिखित में से किस का उपयोग है, किस साधन में या किस डिवाइस का उपयोग है, किस उपकरण का उपयोग है वो वैकल्पिक वोल्टेज को सीधे प्रत्यक्ष में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जो एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करता है, जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में या अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, तो वो हमारा होता है रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट द अल्टरनेटिंग वोल्टेज टू द डायरेक्ट वोल्टेज। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फ्लोइंग इज यूज टू कन्वर्ट द वर्ल्ड अल्टरनेटिंग वोल्टेज लेवल टू अनदर अल्टरनेटिंग वोल्टेज लेवल। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैकल्पिक वोल्टेज स्तर को दूसरे में बदलने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये हमारा होता है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है कि दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो अगर हमारी जो मेन सप्लाई है वो एसी है, तो एसी वोल्टेज को ही अगर हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं तो वो हमारी एसी वोल्टेज को घटा गया। मतलब एसी वोल्टेज है, जो इनपुट भी हमारी एसी वोल्टेज है और आउटपुट भी हमारी एसी ही वोल्टेज है। इसी तरीके से जो स्टेप डाउन या स्टेप अप ट्रांसफार्मर में उसमें हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, तो जो इनपुट भी हमारी एसी है और आउटपुट भी हमारी एसी ही होती है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज को दूसरे लेवल में चेंज करना। दूसरे लेवल में चेंज करना मतलब या तो हम स्टेप अप करेंगे उसको, या तो वोल्टेज को बढ़ाएंगे, या फिर हम स्टेप डाउन करेंगे, लेकिन जो फेज है वो हमारा सेम रहेगा, एसी टू एसी ही रहेगा। तो उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो डिवाइस होता है हमारा ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर इज मेनली यूज टू कन्वर्ट द वर्ल्ड अल्टरनेटिंग वोल्टेज लेवल टू द अनदर अल्टरनेटिंग वोल्टेज लेवल। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फ्लोइंग इज ए चार्ज स्टोरेज या चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा एक चार्ज भंडारण डिवाइस होता है। तो एक ऐसा डिवाइस जो चार्ज को स्टोर करके रखता हो, तो वो डिवाइस होता है हमारा कैपेसिटर। तो कैपेसिटर इज ए डिवाइस दैट इज मेनली यूज फॉर चार्जिंग स्टोरेज डिवाइस। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकेंड। जो चार्ज को स्टोर करने के काम में आता है तो वो हमारा कहलाता है कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फ्लोइंग इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटर। निम्नलिखित में से कौन सा कैपेसिटर की इकाई है। तो कैपेसिटर की जो इकाई होती है या यूनिट होती है जिसमें हम कैपेसिटर को मेजर करते हैं, तो वो होती है हमारी फैराड। तो फैराड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटर।
तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट इन केस ऑफ द शॉर्ट सर्किट। ये जो ओ है वो ये आगे की तरफ है, ओ डबल एफ है, ऑफ शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट के मामले में सर्किट के माध्यम से या माध्यम से बहने वाली प्रभाव का जो परिणाम होता है वो क्या होता है, तो ये होता है हमारा इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट एक तरीके से कह सकते हैं जो करंट की जो मात्रा होती है वो इनफाइनाइट होती है इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट। तो जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो होता है उसकी जो मात्रा होती है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, वो होता है इनफाइनाइट या फिर अनंत। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फ्लोइंग पजेस द पोटेंशियल एनर्जी। निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। तो आपने देखा होगा कि एनर्जी दो प्रकार की होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि एक तरीके से कह सकते हैं कि जो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन अगर बात हो रही है तो ये होती है किसके अंदर, ये होती है हमारी बैटरी के अंदर। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh, ये होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो ए बैटरी पजेस द पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फ्लोइंग इज द डिफरेंस ऑफ द बैटरी इन कंपैरिजन टू द फ्यूल सेल। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन सेल की तुलना में बैटरी का अंतर है। तो ये होता है हमारा ए बैटरी इज ए क्लोज सर्किट। तो जो बैटरी होती है वो एक क्लोज सर्किट होता है जिसके कारण एक तरीके से वोल्टेज या करंट है वो फ्लो करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फ्लोइंग इज ऑब्टेन्ड ऑन द रिमूवल ऑफ ए नॉन न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर तटस्थ उपमितीय कण को हटाने के लिए प्राप्त किया जाता है। तो ये होता है हमारा चार्ज्ड आयन। तो चार्ज आयन या चार्ज आयन इज ऑब्टेन्ड ऑन द रिमूवल ऑफ नॉन न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वन कूलम पजेस ए पॉइंट इन 1 सेकेंड इन विच अमंग द फ्लोइंग। एक सेकेंड में एक बिंदु से गुजरने वाला एक कूलम निम्नलिखित में से होता है। तो जैसा कि आप जानते हो कि जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा करंट इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम, या कह सकते हो चार्ज जो किसके बराबर होता है वो होता है करंट इनटू में टाइम। तो आई है हमारा करंट, टी है टाइम और क्यू है कूलम। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं ये किस में मेजर किया जाता है, ये किया जाता है एम्पियर में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। तो यहाँ हमसे पूछ रहा है कि 1 कूलम पास ए पॉइंट इन 1 सेकेंड, तो वो किस में हो जाएगा 1 कूलम पर सेकेंड। तो ये पूछ रहा है कूलम पर सेकेंड, तो किस में आता है करंट। तो कूलम पर सेकेंड को क्या बोलते हैं हम, या जैसे क्यू बाई टी हो गया तो उस क्या निकल के आ रहा है, करंट आ रहा है। तो करंट किस में मापते हैं हम, एम्पियर में मापते हैं। तो इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट, एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फ्लोइंग आर द स्टेट ऑफ मैटर। निम्नलिखित में से कौन सी किसी द्रव्य की अवस्था होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो स्टेट ऑफ मैटर होती है वो 3 प्रकार की होती है, वो होती है सॉलिड, लिक्विड एंड द गैस। तो स्टेट ऑफ मैटर दैट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, गैस और तरल में पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर ए कैपेसिटर दैट इज फुल्ली चार्ज। निम्नलिखित में से कौन सा एक संधारित्र के लिए सत्य है जो पूरी तरह से चार्ज किया गया हो। तो व्हेन ए करंट पास थ्रू द कैपेसिटर इज सेम एज व्हेन द कैपेसिटर इज डिस्चार्ज। जब संधारित्र से करंट वही होता है तो जो डिस्चार्ज संधारित्र में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फ्लोइंग इज द वैल्यू ऑफ द टाइम कांस्टेंट ऑफ फुली चार्ज कैपेसिटर। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णतः चार्ज कैपेसिटर के समय स्थिरांक का मान होता है। तो ये जो वैल्यू होती है ये होती है हमारी 1/5। तो 1/5 इज द वैल्यू ऑफ द टाइम कांस्टेंट ऑफ ए फुल्ली चार्ज कैपेसिटर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज डन टू इंक्रीज द टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट। निम्नलिखित में से क्या एक आरसी सर्किट के समय स्थिरांक को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो बाई एडिंग ए कैपेसिटर इन पैरेलल विद द सर्किट कैपेसिटेंस। तो इससे कि हम क्या है कि इंक्रीज कर सकते हैं टाइम कांस्टेंट को आरसी के अंदर। तो ये आरसी जो सर्किट होता है ये हमारा कहलाता है रजिस्टर कैपेसिटर सर्किट। तो इसके अंदर क्या करते हैं कि अगर हमें वैल्यू बढ़ानी है टाइम कांस्टेंट की, उसको इंक्रीज करना है, तो हम पैरेलल में कैपेसिटर ऐड कर देंगे विद द सर्किट कैपेसिटेंस। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द कैपेसिटर रेट ऑफ चार्ज। निम्नलिखित में से कौन सा संधारित्र को की चार्ज की दर के लिए सत्य है। तो ये कहलाता है हमारा एक्सपोनेंट या फिर घातांक। तो एक्सपोनेंट इज ट्रू फॉर द कैपेसिटर रेट ऑफ चार्ज। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इफेक्ट ऑन द नीडल will happen when an ohm meter is used to check an open capacitor। सुई पर निम्नलिखित प्रभाव में से कौन सा प्रभाव होगा जब एक ओम मीटर का उपयोग खुले संधारित्र की जांच के लिए किया जाता है। तो ये किस जो निडल होती है, जो इंडिकेट करती है, अमाउंट को बताती है ओम मीटर में, तो वो कहाँ पे होगी, वो अनंत पर रहेगा या फिर इनफाइनाइट पर रहेगा। जब भी एक तरीके से कोई भी ओपन सर्किट है उसको चेक करने के लिए अगर हम ओम मीटर का उपयोग करते हैं तो वो कहाँ पे दिखाएगी निडल, वो दिखाएगी इनफाइनाइट पे। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। व्हाट विल हैपन इफ द करंट फ्लो थ्रू ए कैपेसिटर व्हेन द कैपेसिटर इज फुली चार्ज। संधारित्र के माध्यम से बहने वाले करंट क्या होगा जब संधारित्र चार्ज हो रहा हो। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि व्हेन ए कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज देन नो करंट विल बी फ्लो इन द सर्किट। या फिर दूसरा एक तरीके से कह सकते हैं कि जैसे हमने कोई बैटरी चार्ज करते हैं, अगर फुल्ली चार्ज होने पर जो करंट की जो मात्रा लगती है वो कम लगती है। क्योंकि मान लो हम जैसे फ़ोन की बैटरी चार्ज करते हैं तो शुरू में हमने पावर प्लग के अंदर अपना मान लो चार्जर लगा दिया है, तो जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा जब तक वो करंट लेगा, जब फुल चार्ज हो चुका है 100% हो चुका है तो पावर है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। मतलब करंट भी नाम मात्र लगेगा अगर थोड़ा बहुत रह भी रहा है तो एक तरीके से हम कह सकते हैं वैल्यू है वो डिक्रीज होगी। तो जैसे ही कोई भी जब बैटरी है, फ़ोन की बैटरी है, कोई भी बैटरी को चार्ज करते हैं, फुल्ली चार्ज होने के बाद जो करंट वो लगता है वो कम लगता है या फिर डिक्रीज हो जाता है। तो उसकी वैल्यू जो करंट की वैल्यू वो डिक्रीज हो जाती है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स। निम्नलिखित में से किस प्रकार में ऊर्जा कैपेसिटर में जमा की जाती है। तो एक तरीके से कह सकते हैं जो एनर्जी स्टोर्ड होती है इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वो स्टोर होती है। तो द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ किसी ऑप्शन में ऐसा दिया नहीं हुआ है, तो जो हमारा राइट आंसर होगा जो मैंने अभी आपको बताया, द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज ऑफ ए कैपेसिटर व्हेन द कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज। कैपेसिटर चार्ज होते समय संधारित्र के वोल्टेज का मान है वो क्या होगा। तो ये क्या है, वैल्यू है वो बढ़ती है। तो द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज ऑफ ए कैपेसिटर व्हेन द कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज। तो वही जैसा कि एग्जांपल मान लो हमारे फ़ोन की जो बैटरी 20% है तो हम पावर प्लग में लगाएंगे तो वोल्टेज एक तरीके से क्या है बढ़ेगी, क्योंकि वो क्या है कि चार्ज होने के लिए बैटरी चार्ज होने के लिए वोल्टेज को कंज्यूम कर रहा है। जैसे ही फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो वो एक फुल्ली चार्ज होने के बाद एक तरीके से जो वोल्टेज की जो वैल्यू लगती है वो ना के बराबर लगती है या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते, पावर कट ऑफ हो जाती है। तो जब भी हम किसी भी बैटरी को या कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो वोल्टेज की वैल्यू उस टाइम बढ़ती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू डिनोट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सीरीज आरसी सर्किट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक श्रृंखला आरसी सर्किट के कुल प्रतिरोध को इंगित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ आरसी का मतलब होता है रजिस्टर कैपेसिटर सर्किट, रजिस्टर कैपेसिटर सर्किट। तो इसके लिए जो टर्म यूज की जाती है वो कहलाती है हमारी इम्पीडेंस या अवरोधन। तो इम्पीडेंस इज द टर्म दैट इज यूज टू डिनोट द टोटल रेजिस्टेंस इन ए सीरीज आरसी सर्किट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मटेरियल दैट कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ एलिमेंट इज सेड टू बी। पदार्थ जिसमें तत्वों का मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है हमारा कंपाउंड। तो ए मटेरियल दैट कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ एलिमेंट इज सेड टू बी ए कंपाउंड। तो पदार्थ जिसमें तत्वों का मिश्रण होता है वो एक यौगिक कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाउ मैनी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन आर देयर इन द सेमीकंडक्टर एटम। तो अर्धचालक परमाणुओं में कितने संयोजक सेल इलेक्ट्रॉन के होते हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, इसमें क्या है कि तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर मोस्ट सेल जो ऑर्बिट होता है वो आउटर मोस्ट सेल का जो ऑर्बिट होता है उसमें 4 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे एक सेमीकंडक्टर है, माने सिलिकॉन है, सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 14। तो जब भी हम एक तरीके से जो ऑर्बिट होता है उसके अंदर जब हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बढ़ते हैं उसका जो फॉर्मूला होता है वो पहले 2, 8, 8, 18 इस फॉर्म में भरा जाता है। तो सिलिकॉन का जो 14 है तो पहले भरेंगे 2, फिर भरेगा 8, फिर भरेगा 4। तो भरा हुआ 4 है, होना चाहिए था 8, मतलब 4 क्या रह गया, वैलेंस रह गया। तो इसलिए क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं कि जो सेमीकंडक्टर जो एटम्स होते हैं जितने भी, तो उनके वैलेंस सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस रहते हैं वो उनकी जो संख्या होती है वो होती है हमारी 4। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज अप्लीकेबल फॉर द कन्वेंशनल करंट फ्लो व्हेन कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉन प्रवाह की तुलना में परंपरागत करंट प्रवाह के लिए लागू होता है। तो ये होता है हमारा कन्वेंशनल करंट फ्लो कम फर्स्ट। जो पारंपरिक करंट प्रवाह है वो पहले आता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं, मान लो इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में बह रहा है, इलेक्ट्रॉन के जो बहने की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, तो जो करंट बहने की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ होगी। तो जो करंट इज ऑलवेज फ्लो अपोजिट टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। तो एक तरीके से कह रहा है कि जो कन्वेंशनल फ्लो और जो इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो के अगर कंपैरिजन करते हैं तो कौन सा करंट है वो पहले बहेगा। तो जो कन्वेंशनल करंट है फ्लो विल कम फर्स्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच यूनिट ऑफ द चार्ज कंटेन द 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज की कौन सी इकाई में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये होता है हमारा कूलम। तो 1 कूलम इज इक्वल्स टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर ए स्विच। स्विच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो घर में जो स्विच होते हैं किसी भी चीज़ को या किसी भी डिवाइस को ऑन ऑफ करने के लिए लगाया जाता है। तो ओपन और कंप्लीट ए करंट पाथ। तो जब भी हम स्विच को ऑफ करते हैं तो वो सर्किट क्या हो जाता है, ओपन सर्किट हो जाता है। और जैसे ही हम ऑन करते हैं तो वो सर्किट है कि क्लोज सर्किट हो जाता है। तो स्विच का ये मेन फंक्शन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फ्लोइंग टर्म इज यूज टू इंडिकेट द इलेक्ट्रिक प्रेशर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली के दबाव को इंगित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक एक तरीके से कह सकते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर को इंडिकेट करने के लिए जो टर्म यूज करते हैं वो कहलाती है हमारी वोल्टेज। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल अपोज द मूवमेंट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति का विरोध करती है। तो ये होती है हमारी इंसुलेटर। तो इंसुलेटर इज ए मटेरियल दैट अपोज द मूवमेंट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन।
तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। तो इंसुलेटर जैसे रबड़ है, ये सब मोमेंट इनके अंदर क्या है कि करंट फ्लो नहीं होता है। तो जैसे कि हम कोई भी इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं या जहाँ पे हमें करंट लगने का खतरा रहता है, तो आपने देखा होगा कि इंसुलेटेड हैंड ग्लव्स का हम प्रयोग करते हैं ताकि हमें करंट ना लगे, और क्योंकि इंसुलेटर के अंदर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रिवेंट्स द एक्सप्लोजन ऑफ द बॉयलर्स ड्यू टू द एक्सेस प्रेशर। निम्नलिखित घटक में से कौन सा अतिरिक्त दबाव के कारण बॉयलरों में विस्फोट को रोकता है। तो जैसे कि आपने बॉयलर देखा होगा कि बॉयलर में एक तरीके से जो कंप्रेस कोई भी चीज़ जैसे कंप्रेस एयर है या कोई भी चीज़ है, उसका जो अंदर का जो प्रेशर होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो उसके नीचे क्या है कि एक तरीके से वो लगाया जाता है ब्लो ऑफ कोक। एक तरीके से उसको अगर कोई एक्सेस प्रेशर हो जाता है तो उस एक्सेस प्रेशर्स को निकालने के लिए, किसी भी एक्सप्लोजन से बचने के लिए हम ब्लो ऑफ कोक का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द प्रोसेस इज यूज टू कन्वर्ट द पॉलीमर्स इनटू द ऑयल विद द एप्लीकेशन ऑफ द स्टीम। भाप के साथ पॉलीमर को तेल में बदलने के लिए कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है ये हमारी होती है पायरोलिसिस। तो पायरोलिसिस इज ए प्रोसेस दैट इज यूज टू कन्वर्ट द पॉलीमर्स इनटू द ऑयल विद द एप्लीकेशन ऑफ द स्टीम। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू रेफर टू दोज कंपाउंड दैट एक्चुअली एग्जिस्ट इन बिटवीन द टू रिएक्शंस एंड हैव ए शॉर्ट लाइफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उन यौगिकों को संदर्भित करने के लिए प्रयोग किया जाता है जो वास्तव में दो प्रक्रियाओं के बीच कोई एक तरीके से शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए कोई रिएक्शन होती है। तो ये कहलाता है हमारा इंटरमीडिएट या फिर मध्यवर्ती। तो मध्यवर्ती या फिर इंटरमीडिएट इज ए टर्म दैट इज यूज टू रेफर टू दोज कंपाउंड दैट एक्चुअली एग्जिस्ट इन बिटवीन द टू रिएक्शंस एंड हैव ए शॉर्ट लाइफ। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फ्लोइंग सब्सटेंस अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी चेंज। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा बिना परिवर्तन के किसी भी बदलाव से गुजरे बिना प्रतिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। तो ये हमारा होता है कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट एक तरीके से कह सकते हैं कि स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन और लोअर द टेम्परेचर। तो कैटलिस्ट का ये मेन फंक्शन होता है। तो कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस दैट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगो एनी चेंज। तो जो भी रिएक्शन होता है उसके एक तरीके से इफेक्ट रिएक्शन को चेंज कर सकता है, लेकिन उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मेनली स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन एंड लोअर डाउन द टेम्परेचर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फ्लोइंग सब्सटेंस इज यूज एज ए कैटलिस्ट। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो कैटलिस्ट के रूप में या कैटलिस्ट का जो एग्जाम्पल हो सकता है वो हमारा प्लेटिनम। तो प्लेटिनम इज ए सब्सटेंस दैट इज यूज एज ए कैटलिस्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फ्लोइंग इज द इंटरनल एंगल ऑफ द रेगुलर हेक्सागन। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य हेक्सागन का जो आंतरिक कोण होता है। तो हेक्सागन में क्या होती है कि 6 साइड होती है। तो नंबर ऑफ साइड होती है हेक्सागन में 6। इसका एक जनरल फार्मूला होता है कि सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ए पॉलीगन निकालने का। तो वो फार्मूला होता है हमारा 2n-4 इंटू में 90, या इसी फॉर्मूले को 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा n-2 इंटू में 180। तो कोई सा भी फार्मूला आप यूज कर सकते हो। तो मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ जो हेक्सागन में कितनी नंबर ऑफ साइड होती है। तो n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हमारी 6। तो जो जनरल फार्मूला था वो था हमारा 2n-4 इंटू में 90। तो यहाँ 6 की वैल्यू रखूँगा तो n की वैल्यू 6 -4 इंटू में 90। तो 6 दूनी 12
घटा में 4 इंटू में 90, तो ये आ जाएगा 8 इंटू में 90, तो 8 नीम 72, तो 720 डिग्री। ये 720 डिग्री तो आ गया हेक्सागन का सम ऑफ इंटरनल एंगल। अगर हमें प्रत्येक एंगल निकालना है तो 720 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जो नंबर ऑफ साइड है वो हमारी कितनी है, वो आ जाएगा हमारा 120। तो प्रत्येक कोण है, प्रत्येक एंगल हमारा कितना आ गया, वो आ गया 120 डिग्री। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द ड्राइंग स्केल इज 3:1। ड्राइंग स्केल 3:1 पर ऑब्जेक्ट का आकार कितना होगा। तो ये ऑब्जेक्ट का जो आकार हो जाएगा वो एक तरीके से हम कह सकते हैं 3 गुना हो जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि एक होती है एनलार्जिंग स्केल, एक होता है हमारा रिड्यूसिंग स्केल। एनलार्जिंग स्केल वो स्केल होता है जब छोटी ड्राइंग को हम बड़े रूप में दिखाएं, और किसी भी बड़ी चीज़ को एक छोटे रूप में दिखाया जाता है तो वो कहलाता है हमारा रिड्यूसिंग स्केल। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक तरीके से साइज है वो बढ़ रहा है, 3 गुना हो रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड। तो साथियों आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर और वीडियो चाहते हो तो यह भी आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट या किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट कर या पर्सनली मुझे ईमेल कर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।